अलंकार। बच्चों, अलंकार का अर्थ है आभूषण अर्थात गहना। अलंकारों के प्रयोग से सुंदरता बढ़ती है। जिस तरह गहनों को पहनने से नारियां सुंदर लगती हैं, उसी प्रकार अलंकारों के प्रयोग से कविता सुंदर लगती है। अतः कविगण अपनी कविता में अलंकारों का प्रयोग करते हैं। बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि जिस साधन से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है उसे अलंकार कहते हैं। बच्चों, अब आप अलंकार को समझ गए हैं, तो आइए अब अलंकार के भेदों को पढ़ते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्य दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार, जहाँ काव्य में शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जैसे तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इन पंक्तियों में त वर्ण की आवृत्ति के कारण चमत्कार आया है। इससे इनके सौंदर्य में भी वृद्धि हुई है। अतः यहाँ शब्दालंकार है। प्रमुख शब्दालंकार हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष। अनुप्रास, कविता में जहाँ समास ध्वनियों, वर्णों अथवा अक्षरों की पुनरावृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कूकै लागे कोयले कदम्बन पे बैठ फेरी। यहाँ क वर्ण की 3 बार आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। आइए अब यमक अलंकार पढ़ते हैं। जब कविता में किसी एक शब्द का एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हो, तब वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। इस दोहे में मन का शब्द का प्रयोग 4 बार हुआ है। दूसरे और चौथे मन का अर्थ है माला का दाना। पहले और तीसरे शब्द मन का तोड़ कर आए हैं। इनका अर्थ है हृदय का। इसमें फेर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहले फेर का अर्थ है हेरा फेरी, चक्कर आदि। दूसरे फेर का अर्थ है फेरना। इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। यमक अलंकार के बाद अब हम श्लेष अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। श्लेष अलंकार, कविता में जहाँ किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार होता है परंतु उसके अर्थ एक से अधिक निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिर जीवो जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिये वृषभानुजा, वे हलदर के बीर। वृषभानुजा वृषभ जमा अनुजा अर्थात बैल की बहन गाय। वृषभानुजा वृषभानु जमा जा अर्थात वृषभानु की पुत्री राधा। हलदर यानी हल को धारण करने वाला किसान। हलधर हल को धारण करने वाला अर्थात बलराम। हलदर के बीर का अर्थ हुआ बलराम का भाई कृष्ण। वृषभानुजा और हलदर के 2 अर्थों के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है। तो बच्चों, अब आपने शब्दालंकार पढ़ लिए। आइए हम अर्थालंकार पढ़ते हैं। अर्थालंकार, जहाँ कविता की पंक्ति में अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। प्रमुख अर्थालंकार इस प्रकार हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण। उपमा अलंकार, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु आदि के स्वभाव, स्थिति, रूप और गुण आदि की तुलना या समानता किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। यहाँ टीले और हाथी में समानता बताई गई है, अतः यहाँ उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के बाद आइए अब रूपक अलंकार पढ़ते हैं। रूपक अलंकार, जहाँ गुणों की समानता दर्शाने के लिए दोनों वस्तुओं को अभिन्न मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है। जैसे अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ अंबर उपमेय पर उपमान पनघट का, उपमेय तारा पर उपमान घट का, उपमेय उषा पर उपमान नागरी का आरोप किया गया है। अतः यहाँ रूपक अलंकार है।
विशेष। उपमा अलंकार में सा, सी, सम, तुल्य, सरिस आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। रूपक अलंकार में इस प्रकार का कोई शब्द नहीं होता, बल्कि कहीं कहीं दो शब्दों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है और विग्रह करने पर रूपी लिखा जाता है। अब आपने रूपक अलंकार पढ़ लिया और उपमा तथा रूपक में अंतर भी समझ लिया। चलिए अब उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिमकणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्र उपमेय में हिमकणों या ओस से पूर्ण पंकज उपमान की संभावना के कारण यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ मानो वाचक शब्द है। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ तनु उपमेय में सोता हुआ सागर उपमान की संभावना है। उत्प्रेक्षा वाचक मानो वाचक शब्द का प्रयोग भी किया गया है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। आइए अब अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इन पंक्तियों में यह वर्णन है कि राणा सोच ही रहे थे कि घोड़े को कैसे नदी पार कराएं। इतनी देर में ही चेतक नदी पार करके उस पार चला गया, जो कि संभव नहीं है। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला अलंकार है अन्योक्ति। आइए बच्चों इसे भी पढ़ते हैं। अन्योक्ति अलंकार, बच्चों जहाँ किसी अन्य माध्यम से किसी को कोई बात कही जाती है, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जैसे स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख बिहंग बिचारे, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिनु न मारे। इसमें बाज को कहा गया है कि तू शिकारी के कहने पर अपनी ही जाति के पक्षियों को मार रहा है। वस्तुतः इसमें बाज राजा जयसिंह है, जो अपनी जाति रूपी पक्षी अर्थात हिंदुओं को पराए पाने अर्थात औरंगजेब के आदेश पर मार रहा है। इसमें कवि राजा जयसिंह को युद्ध न करने की सलाह देता है। बच्चों आइए अब अंत में हम मानवीकरण अलंकार को पढ़ते हैं। मानवीकरण अलंकार, कवि जब प्रकृति और प्राकृतिक उपादानों में तथा जड़ वस्तुओं में मानवीय क्रिया व्यापार का आरोप करते हैं, तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे गाकर गीत विरह के तटनी, भगवती बहती जाती है, दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती है। यहाँ तटनी यानी नदी का विरह के गीत गाना और दिल हल्का कर लेने के लिए उपलों यानी पत्थरों से कुछ कहना मानवीय क्रिया व्यापार है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है।